शुरू के दिनों में तो हमारी कोई चॉइस होती नहीं थी। जब हम 6, 7, 8 साल के होते थे तो हम क्या करते थे कि अपने बुज़ुर्गों की तरफ देखते रहते थे, झांकते रहते थे, कौन सी फ़िल्म दिखाएं, तो वो कहते थे हाँ क्यों नहीं दिखाएंगे, चक्करधारी और जन्म जन्म के फेरे, सती अनसुईया। लेकिन हम जो है बहुत जल्दी समझ गए कि लड़कपन से ही हमारा मिजाज थोड़ा आशिकाना है। तो हम जब फिल्म की तरफ देखते तो हमें 3 चेहरे वहाँ हमेशा दिखाई देते थे। इधर से दिलीप साहब आ रहे हैं, उधर से राज कपूर आ रहे हैं और बीच से इठलाते बल खाते देव साहब आ रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले इन लोगों की फिल्म हमने देखनी शुरू की। प्रश्न बड़ा अहम ये उठता है कि आफ्टर ऑल हमारी पसंद का हीरो कौन है। सवाल बड़ा मुश्किल है, इतने सारे हीरो हैं, उसके बाद सेकंड उसमें शमी कपूर भी हैं, सुनील दत्त भी, सब लोग हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि गुरुदत्त एक ऐसे कलाकार हैं जिनके सिनेमा को मैंने बड़ा पसंद किया है। लेकिन उस सिनेमा को, चलिए शुरू के दौर का, चाहे वो आर पार है या उस तरह की फिल्म जो बनाते थे, वो बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म होती थी। लेकिन 1957 में प्यासा बनाकर उन्होंने ये जता दिया कि एक सीरियस सिनेमा जो है वो गुरुदत्त की रियलिटी है और वो उस पर काम करना चाहते हैं आगे भी। फिर भी मैं ये देखता रहा कि देवानंद साहब की फिल्म जो आती थी वो मुझे खींच करके सिनेमा हॉल तक ले जाती थी 12, 13, 14 साल की उम्र। एक तो उनका चेहरा इतना खूबसूरत, तो आज जब मैं इन रेट्रोस्पेक्ट देखता हूँ तो देवानंद एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे हीरो हैं जो शायद मेरे सबसे पसंदीदा हीरो कहे जा सकते हैं। कैसे? एक तो ये कि वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स का दौर था। हम ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखा करते थे और उसमें काला बाज़ार भी आ रही है, तेरे घर के सामने भी आ रही है और उसके साथ में मंजिल भी आ रही है। मतलब हर फिल्म जो देव साहब की आती थी उसमें वो इतने हसीन दिखाई देते थे और उनके साथ में उनकी हीरोइन। तो उनकी फिल्म्स को देखने जाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया और हमारा छोटा सा शहर और उसमें एक सिनेमा हॉल के कैफ़े में हम लोगों ने मिलके एक देवानंद क्लब भी बना लिया। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 66, 65 के ज़माने की, 65, 66 का ज़माना देव साहब का। देव साहब की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जैसे हम उनकी फिल्म हम दोनों देखें या हम उनकी फिल्म को काला बाज़ार को ही देखें। काला बाज़ार में तो तीनों ही भाई काम करते हैं, लेकिन एक अजीब सा चेहरा है वो, उस पर रौनक भी है और उनका पफ होता था उस ज़माने में। अब बाद में उन्होंने पफ को नीचे किया, लेकिन वो पफ होता था। और उसके बाद सिनेमा हॉल से बाहर आकर जब हम स्टार डस्ट तो अभी नहीं आई थी, पिक्चर पोस्ट होती थी, स्क्रीन होती थी, कुछ हिंदी की मैगजीन्स होती थी, युग छाया और रंगभूमि वगैरह। उनमें जब हम देवानंद साहब के बारे में देखते थे तो मन बड़ा गदगद होता था, मन प्रफुल्लित भी होता था। तो देव साहब की सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, गाइड फिल्म जैसे उन्होंने बनाई, वो उस ज़माने के हिसाब से ही वॉज मच अहेड हिज टाइम्स। 2 डायरेक्टर्स उसमें आने थे, उन्होंने नहीं किया, डायरेक्शन विजयानंद के हवाले हुई। वो चांस ले लेते थे और धीरे धीरे मैंने उन्हें और फॉलो करना शुरू किया। और एक दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब मेरी छोटी सी नन्ही सी भांजी ने, जो कि गई थी उनको इंटरव्यू करने, उसने मेरे बारे में देवानंद साहब को बताया कि कितने दीवाने हैं मेरे चाचा रमेश दत्त साहब। तो वो इतने कमाल के इंसान देव साहब, गेट मी इन टच विद हिम राइट नाउ। तो देव साहब ने उसी वक्त हमारी बच्ची के हाथ से फ़ोन लेकर मुझे कहा, हेलो मिस्टर दत्त, हाउ आर यू। अब ये आवाज़ तो मैंने सिनेमा पे सुनी थी, यहाँ मुझे फ़ोन पे सुनाई दे रही है, मन खुश हो गया और वहाँ से मेरी उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए वो और भी मेरे मन के करीब आते चले गए। देव साहब को, उनकी फिल्म्स को मैं देखता चला गया। इवन उनकी तेरे मेरे सपने एक अच्छी गहरी फिल्म थी। और एक समय ऐसा भी आ गया कि उनकी जो बुक लॉन्च है ये होनी थी, 1 साल पहले ही मुझे मालूम हो गया था, रोमांसिंग विद लाइफ। और मैं बेताब था, मैं कैसे जाऊंगा, वहाँ तक पहुँचूंगा। खैर कमलजीत सिंह मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ का रास्ता पहुँचा दिया और मैं पहुँच गया और मैं देवानंद साहब से मिला, पहली बार रूबरू मिला उनसे कि साइन ली। मैं उनको देख रहा था, लाल जैकेट पहनी हुई है या पीली पैंट पहनी हुई है, नोबडी कैन डेयर इट फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन वो इंसान जब स्टेज पे आए तो उनके सामने पूरी कतार मौजूद थी, उनका खुद एतमाद, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके बाद फ़ोन पे मेरी उनसे बातचीत हो जाती है। उस शख्स की सबसे बढ़िया बात यह है वो मुस्कुराता रहता है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, या तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले और अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। ये मुझे देव साहब ने बताया था कि उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है।
राज कपूर अगर चार्ली चैपलिन को पसंद करते थे, जोकर हंसता रहता है लेकिन उसके दिल में दर्द है, देव साहब की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। जहाँ वो ब्याह करना चाह रहे थे जिस हीरोइन से, नहीं हो पाया, मज़ावाड़े आ गया। उसके बाद में ज़िंदगी थोड़ी और आगे बढ़ी, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स भी सामने आई, कुछ फिल्म्स नहीं भी चली उनकी, लेकिन उस शख्स ने जो फ़लसफ़ा है वो कभी छोड़ा नहीं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेटर स्टेज तक आते आते जब वो फिल्म्स बना रहे थे तो उसका मयार वो नहीं रह गया, मैं बड़ी ऑनेस्टली बता सकता हूँ। लेकिन देव साहब कहते थे, मेरे मन में एक ख़्याल आता है और उस ख़्याल को मैं पर्दे पे ले आता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िल्म चलती है या नहीं चलती। ये कहने के लिए भी एक इंसान को कर्मयोगी होना पड़ता है, तब वो इस बात को कह सकता है कि वो फ़िल्म इसलिए बनाता है क्योंकि उसको फ़िल्म बनाना अच्छा लगता है। तो मैं उनकी फ़िल्म्स आज भी देखता हूँ, पीछे की मुझे उनकी, दरअसल वो खुद कहते थे कि मैं अपनी वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म नहीं देखता, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं तो ग्रो करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो रोमांस उसमें झलकता है, तेरे घर के सामने में या मंजिल में या पेइंग गेस्ट में, वो तो अपने ढंग का अद्भुत है, अनूठा है। देव साहब एक ऐसे इंसान हैं, ये मेरे ख्याल से 70-71 के ज़माने की बात है, स्टारडस्ट अभी आई थी और उसमें एक पेज होता था जिस पे एक हीरो से पूछा जाते थे सवाल कई सारे। तो उसमें देवानंद साहब से सवाल पूछे गए, तो उसमें पूछा गया योर फेवरेट कोट सर, आपकी कोटेशन सबसे फेवरेट क्या है? देव साहब ने उसमें क्या लिखा? आई वॉज वीपिंग दैट आई हैड नो शूज़ बट द अदर मैन हैड नो फीट। वो कहते मैं ज़िंदगी में धन्यवाद करता हूँ ज़िंदगी का कि उसने मुझे इतना कुछ दिया है, बहुत लोगों के पास तो इतना कुछ भी। जो इंसान ये नज़रिया लेकर चलता है, सोचिए वो कहाँ तक जाएगा। एक कर्म योगी है मेरे लिए देवानंद, और अच्छी खासी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जी। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ एहसास हो गया था जब वो लंदन चले गए, कुछ उनको लग रहा था कि ज़िंदगी में कुछ होने वाला है, और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया था। 26 सितंबर को मैं उन्हें फ़ोन किया करता था और उनको मुबारकबाद देता था। और सबसे मज़े की बात यह कि देवानंद साहब जिस अंदाज में बोल रहे होते थे, हेलो रमेश, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, सर आई एम इन ऋषिकेश, आई एम प्रेइंग फॉर यू। मतलब जैसे वो बोल रहे हैं उसी तरीके हम बोलने लगते थे। ये इतना एक इंसान को मुतासर कर देना, ये भी हर कलाकार के बस की बात नहीं है, वो आप में उतर जाते थे। तो इसलिए देव साहब की फिल्म्स को मैं आज भी देख करके खुश होता हूँ। संगीत तो उनका बर्मन दादा, शुरू के दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब और बाद में किशोर दा के साथ उन्होंने कितने ही सारे गीत बनाए, और आज भी जब हम उन गीतों को सुनते हैं एक मन में गुदगुदी होती है। हाँ, वो एक दौर था और उस दौर के हम साक्षी थे, हमने उसको देखा था, हमने उस दौर को जिया था, वो सिनेमा हमने पिया था, और इतने सारे अद्भुत कलाकारों के बीच में चांद की तरह से चमकते हुए हमारे देवानंद साहब, जिनको अब मैं इष्ट देव कहने लगा हूँ। मेरे तो वो इष्ट देव इसलिए हैं कि उनका फ़लसफ़ा मुझे पसंद है, उनकी फिल्म्स मुझे पसंद हैं, उनका चलने का स्टाइल, उनका बात करने का लहजा। वो कहा करते थे, किसी ने पूछा भी उनसे, भाई ये क्या बात इतनी तेज़ क्यों करते हो? अरे लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत कम है, इसलिए चलते चलते चलते। हेमा जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अभी यहाँ पे आपने हेलो करी है और दूसरे पल में वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। उस प्रोग्राम में रोमांसिंग विद लाइफ में ज़्यादातर हीरोइंस ने आकर ये बताया था, जताया था कि देव साहब के लिए उनके दिल में कितना प्यार। एनीबडी हु वाज समबडी वाज इन दैट फंक्शन। और वैसे वो पार्टीज़ ना देते थे, ना पार्टीज़ में ज़्यादा जाते थे, और अपनी एक एक्सक्लूसिविटी, जिसे इनफरादियत भी कहा जा सकता है, उसको मेंटेन करते हुए पूरा जीवन जी करके देव साहब दुनिया से रुखसत तो हुए, लेकिन हमारे दिलों में वो इस तरह से बसे हुए हैं कि हम उनके बगैर ना तो फिल्म इंडस्ट्री की तवक्को करते हैं और ना हमारे लिए सिनेमा का कोई बहुत अर्थ रहता है अगर हम देव साहब की फिल्म्स को ना देखें। किस कदर लड़कियां दीवानी होती थी, अफवाहें उड़ती थी, बड़ी बड़ी अफवाहें उड़ती थी, काला कोट पहनना, काला सूट। उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, कुछ नहीं है ऐसा, कोर्ट ने कहीं नहीं मना किया है, ये प्यार मोहब्बत है सबका। ये अपनी पुस्तक में भी उन्होंने लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी में। और कभी कभी मुझे जब उनसे बात करने का मौका लगता था देवानंद साहब से, तो मैं अपनी बात जो उनसे पूछनी होती थी पूछ भी लेता। और गाइड तो ऐसी फिल्म है जिसे मैंने इतनी बार देखा और इतनी बार देखूंगा, मार्वलस मार्वलस। तो देव साहब मेरे इष्ट देव, मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ कि उनकी शख्सियत के इतने सारे हिस्से और इतने सारे किस्से, और ही इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा है वो इतनी ऑनेस्टली लिखा है कि एक स्टेज पे लोगों ने उसको कुछ और ही नाम देने शुरू कर दिए थे।
क्योंकि मैंने पहला मैसेज जब पढ़ के उनको भेजा, मैंने कहा सर योर ऑटोबायोग्राफी इज़ एज ऑनेस्ट एज दैट ऑफ रूसोस एंड एज ऑनेस्ट एज दैट ऑफ एंड्रकिंस। मुझे देवानंद साहब का जवाब आया था, इट्स वेरी हार्टनिंग टू रीड योर व्यूज़ अबाउट माई ऑटोबायोग्राफी रमेश, थैंक यू। इस तरह के इंसान थे, कमाल के इंसान थे। आज तो मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। सिनेमा हॉल न जाने कितनी सारी नई नई चीज़ें सामने ला रहा है, तो ये बातें मेरे सामने कहने को आई। शुक्रिया जज़ा, दुआएं।